Hello students, how are you all? Students, today we start our chapter number 3 of 11th accountancy, accounting principles. What are the accounting principles? Unlike in the past, when accounting statements are largely needed by the proprietor, अगर देखो हम पहले की बात करें तो पहले सिर्फ बिज़नेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती थी, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती थी, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट प्रोप्राइटर का, ओनर का होता था. बट इन दीज डेज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नीडेड बाय वेरियस पार्टीज हु हैव वास्टेड इंटरेस्ट इन द बिजनेस, नेमली प्रोप्राइटर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड मैनी अदर्स. अब अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट्स क्या डिस्क्लोज करती है? वो डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द सोल्वेंसी ऑफ बिजनेस टू वेरियस पार्टी. की भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और बिजनेस सोल्वेंट है, मतलब अपनी लाइबिलिटी को पे करने की कंडीशन में है या नहीं है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? अगर इतने सारे पर्सनस उसमें इंटरेस्टेड हैं उस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, तो इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे बनानी चाहिए कि उसमें कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज को या कुछ रूल्स को यूज़ करना चाहिए. दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड, मतलब जो रूल्स हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज की, वो क्या कहते हैं उनको? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP. These principles have been generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for preparing the accounting statements. मतलब जो जितने भी पूरे वर्ल्ड में अकाउंटेंट्स हैं वो सभी इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. These principles have developed over a course of period from usage, reasons, common experience, historical precedents, statement of individuals, professional bodies and regulation of government agencies. इनसे इनको हम डेवलप करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में ही, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, मतलब बेसिकली एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, वो गाइडलाइंस हैं, वो रूल्स हैं जिसको फॉलो करके जो क्या कहते हैं ईजीली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. ये कैसे हैं? मैन मेड है, कोई लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है. दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, दे आर मैन मेड है, जो मतलब रीजन्स और एक्सपीरियंस से ड्राइव किए हुए हैं. तो इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती, लाइक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर नेचुरल साइंसेस. अकाउंटिंग प्रिंसिपल और फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है मतलब चेंजेबल हैं. हम जैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें जैसे चेंजेस लाना चाहते हैं ला सकते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड बेसिस एंड गाइडेंस फॉर अकाउंटिंग एंड जनरली एक्सेप्टेड. और ये सेटिस्फाई, 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए. रेलिवेंस होना चाहिए हमारा, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फेसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो देन वो जनरली एक्सेप्टेड हो जाएगा. फिर उसके बाद बात आती है नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि हमें इसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड क्या हुई. इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल, अगर हम चाहते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल हो, इंटरनल यूज़र के लिए भी, एक्सटर्नल यूज़र के लिए भी, तो इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट सच इन्फॉर्मेशन इज़ रिलायबल एज वेल एज कंपेरेबल, कि वो रिलायबल होनी चाहिए जिसमें हम भरोसा कर सकें, या फिर कंपेरेबल होनी चाहिए. द कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू सी हाउ अ फर्म हैज़ परफॉर्म्ड एज़ कम्पेयर टू अदर फर्म्स. कि एक फर्म्स के अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अगर टैली कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तभी पता चलेगा कि वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है. हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, या फिर उसके किसी एक ही कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को उसी कंपनी के पिछले साल की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करके देख लो. दिस बिकम्स पॉसिबल, ये पॉसिबल कब हो सकता है? ओनली इफ़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन सम सेट रूल्स, कि अगर हमने जो इन्फॉर्मेशन बनाई है वो कुछ रूल्स, पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस को अगर फॉलो करके बनाई है, तो ये पॉसिबल है कि हम
अपनी ही कंपनी के प्रीवियस ईयर्स के डाटा के साथ भी उसे कंपेयर कर सकते हैं या इवन दूसरी कंपनी के साथ भी उसको कंपेयर किया जा सकता है। दीज रूल्स यूजुअली कॉल्ड GAAP, जो भी हमने बताया था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप के होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस टर्म्स सच एज अजम्पशंस, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, डॉक्ट्राइन्स, पोस्टुलेट्स एक्सेट्रा। दिस प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड मेनली टू कैटेगरीज। से हम दो कैटेगरी स्टूडेंट्स बना देते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, की हमारी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं, एंड सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फर्स्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल, मतलब कि जो हम अकाउंट्स बना रहे हो सभी को सेम मीनिंग जाए, एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, मोस्ट ऑफ अकाउंटेंट्स हैव एग्रीड ऑन अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच आर यूजुअली फॉलोड बाय दी प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें बहुत सारे जो भी हमारे मोस्टली अकाउंटेंट्स हैं वो उसी सेम कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड हो जाती है इससे। नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स और assumptions. These concepts guide how transactions should be recorded and reported. Following may be treated as the basic concepts and assumptions. तो इसमें स्टूडेंट्स हमें पढ़ने हैं बेसिकली, हमारे पास टोटल 11 ये आएंगे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 issued by Institute of Chartered Accountants of India, there are 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंजम्पशन, 3 तो फंडामेंटल हैं, जिसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, और उसके बाद अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले कॉन्सेप्ट से कि व्हाट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखो नाम ही है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है कि हमें अज्यूम रखना है हमेशा कि जिस बिज़नेस के लिए हम अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस बिज़नेस का हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट करेगा एक लॉन्ग पीरियड तक। एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट for a long period in future. The transactions are recorded in the books of business on the assumption that it is a continuing enterprises. जो transactions record करनी है, क्या सोच के करनी है, that it is the continuing enterprises. It is on this concept that we record fixed assets. Fixed assets को हम स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू से दिखाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जिससे हमने उसको एक्वायर किया है, एंड उस पर हर साल डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस एसेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। और हम उसको मार्केट वैल्यू से कोई कंपेयर नहीं करेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा कम हो गई है या फिर बढ़ गई है, हम तो उस पर सिर्फ डेप्रिसिएशन को ही जो है क्या कहते हैं वो चार्ज करते रहेंगे। तो दिस इज़ आवर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नंबर 2, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी, this concept stated that accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. इसमें मेन है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स, मेथड्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए ईयर टू ईयर। ये नहीं है कि इस साल हमने किस मेथड को यूज़ किया, अगले साल फिर हम किसी और मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी कंपेरेबिलिटी है वो नहीं बन पाएगी। दिस शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर in order to enable the management to compare the profit and loss and balance sheet of different periods and draw important conclusion about the working of enterprises. If a firm adopts different accounting principles in two accounting period, अगर अलग अलग हमने मेथड या प्रिंसिपल्स को यूज़ किया है, the profit of current year will not be comparable with the profit of preceding period. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, हमें मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को ईयर टू ईयर चेंज नहीं करना चाहिए। नंबर 3, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। वी आर यूजिंग एक्रूअल बेसिस, जो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो।
It provides more appropriate information about the performance of business enterprise as compared to cash basis. Cash basis से अच्छा है ये accrual basis. Accrual concept applies equally to revenues and expenses, दोनों पे equal लगेगा. In accrual concept, revenue is recorded when sales are made और service are rendered. मतलब अगर हमने sales कर दी या सर्विस प्रोवाइड कर दी तो हमारी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगी. इट इज़ इमैटेरियल, ज़रूरी नहीं है वेदर कैश इज रिसीव्ड और नोट, कि कैश मिले या ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट. जब कभी भी एक्सपेंस हुए उसी साल रिकॉर्ड करेंगे इन अर्निंग द रेवेन्यूज़ वेदर द कैश इज़ पेड फॉर देम और नोट. Thus, to ascertain the true profit or loss accounting period and to show the true financial position of enterprise at the end of accounting period, all expenses and incomes relating to accounting period are recorded, whether actual cash has been paid or not, paid or received or not. Accrual concept is often described as matching concept. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट आप पहले ही पढ़ चुके हो. ये दिस इज़ एक्रूअल बेसिस, कि मतलब हमें इनकम और एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करना है जब वे एक्चुअली में इनकम आर व्हेन दे आर अर्न एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड. डजेंट मैटर कि वो पे या रिसीव हुए हैं या नहीं. नंबर 4, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी मीन्स बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम ओनर. According to this concept, business is treated as a unit separated or distinct from its owner, creditors, managers and others. In other words, the owner of business is always considered as distinct and separate from the business he owns. भाई ओनर अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है. एंड बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कम्प्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स. उसकी बुक्स भी अलग होंगी. एंड वी हैव रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. हमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करनी होती हैं वो फर्म के अकॉर्डिंग करनी होती है, कि फर्म सेल गुड्स, फर्म परचेज गुड्स, फर्म पेड एक्सपेंसेस, सब कुछ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिकॉर्ड किया जाता है. नोट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोप्राइटर. द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर. प्रोप्राइटर को हम क्या समझते हैं, एक तरह से क्रेडिटर समझते हैं. और बिजनेसमैन ने उससे पैसे ले रखे हैं, उसने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं. और कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी. कैपिटल को भी बिजनेस क्या समझता है, लाइबिलिटी ऑफ फर्म, बिकॉज इट इज़ एज्यूम्ड दैट द फर्म हैज़ बोरोड फंड फ्रॉम इट्स ओन प्रोप्राइटर. अपने ओनर से उसने फर्म को बोरो कर रखा है, इंस्टेड ऑफ बोरोविंग फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, कि बाहर से बोरो करने की बजाय. इट इज़ फॉर रीज़न डेट वी अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रीट इट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. इसीलिए तो हम उस पर इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे, और उसे क्या ट्रीट करते हैं हम, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर. मतलब उससे फर्म के प्रॉफिट कम होते हैं लेकिन प्रोप्राइटरी कैपिटल है वो बढ़ जाती है. सिमिलरली द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस. अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसे निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग ट्रीट करते हैं. और गुड्स यूज फ्रॉम स्टॉक of the business for business purpose are treated as the expenditure of the business, but similarly goods are used by the proprietor for personal use, it is treated as drawing. तो because of the concept of separate entity, business proprietor का घर अलग है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट अलग है, और बिजनेस के एक्सपेंडिचर अलग है. और उसकी पर्सनल कार है तो पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो अपना अलग रखे, बिजनेस को अलग रखे. मतलब बिजनेस और ओनर दोनों ही सेपरेट यूनिट्स होती हैं. नंबर 5, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब जिस ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते हो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, उन्हें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते. एन इवेंट इवन थो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अगर उसके विद अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर हम किसी चीज़ को, भाई वो हो सकता है कि इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए कोई इवेंट, लेकिन अगर उसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो मनी में, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो मनी में, तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नंबर 6, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. As the business is intended to continue indefinitely for a long period. ये तो आप सभी जानते हैं कि भाई बिज़नेस जो है वो एक लॉन्ग टाइम तक
चलता रहता है। द ट्रू रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज़ कम्प्लीटली वाउंड अप। और अगर आप चाहते हो कि ट्रू रिजल्ट कि भाई क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस, ये तो एक्चुअल में तभी पता चलता है जब बिजनेस को हम बंद करते हैं। बट द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड will be a little use for proprietor, managers, investors and other, because it will be too late to take corrective steps at that time। कि अगर इतनी लेट अगर प्रॉफिट के बारे में पता चलेगा तो इन्वेस्टर के लिए, ओनर के लिए वो किसी काम का नहीं है, और वो करेंगे क्या, उससे तो कोई डिसीजन भी नहीं ले सकते कि उसको कुछ ठीक ठाक कर सके। तो द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो क्या होता है कि जो यूज़र्स हैं उन्हें बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स मिलने चाहिए एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे। दस द एंटायर लाइफ ऑफ फर्म इज़ डिवाइड इनटू टाइम इंटरवल्स। तो जितनी भी जो बिज़नेस की एंटायर लाइफ होती है उसे हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर अ मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस 12 month पीरियड इज़ यूजुअली अडोप्टेड फॉर दिस पर्पस। इसके लिए हम क्या करते हैं, 12 months पीरियड मतलब एवरी ईयर, कि हम हर साल 31 मार्च को बिज़नेस के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और प्रॉफिट को असर्टेन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, अ बिजनेस हैज़ कंपल्सरी टू अडोप्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन 1 April एंड एंडिंग ऑन 31 March इन दी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग पीरियड। तो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी को फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना होता है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको ये पहले 6 प्रिंसिपल्स ही करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।